तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। हालांकि इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा चुका हूँ इस चैप्टर का ऑलरेडी, लेकिन आज अपने जो इसके टॉपिक हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेनली आज 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है आपके पास सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है किरचॉफ का करंट लॉ डिस्कस करेंगे, करंट का लॉ। और फिर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। यानी 2 लॉ है आपके पास और एक आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वाला टॉपिक है। क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड डेफिनेशंस अपने को आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के। तो देखो बच्चों, चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसमें अपने जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब उनसे रिलेटेड सबसे पहले अपने को यानी कि टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज होती हैं उन टर्म्स की डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेगी। तो एक तो टर्म तो आपकी बुक में दी हुई हैं, दूसरों के ओनली नाम दिए हुए हैं, तो उनको भी मैं डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना आए इस चैप्टर में आगे। तो देखो सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो आती है नेटवर्क की। नेटवर्क क्या होता है कि द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स विच इज मेड अप विद इलेक्ट्रिक सोर्सेज एंड अनदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लाइक कैपेसिटर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड नेटवर्क। यानी कि क्या होता है कि नेटवर्क क्या चीज़ होती है कि द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट्स का ग्रुप होता है ये। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सोर्स होते हैं। इलेक्ट्रिक सोर्स मतलब जो बैटरी वगैरह ये वो लगी हुई होती हैं, और अनदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जैसे कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। आपके सामने तो ज़्यादातर रेजिस्टेंस वाली आएंगे, कैपेसिटर वाला कोई सर्किट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कैपेसिटर भी होता है कई सर्किट्स में। आगे इंडक्टेंस आएगा तो इंडक्टेंस भी होता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में लगे हुए होते हैं। समझ आई बात। तो क्या होता है कि कुछ सर्किट्स का ग्रुप होता है। अब इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस सर्किट आपके सामने ये मैंने ये एक यानी कि आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, बुक में ये नहीं है। जैसे कि मान लो एक सर्किट ये है इसमें और एक सर्किट इधर है, यानी सर्किट के 2 पार्ट है, मतलब ये 2 सर्किट से बना हुआ है। तो इसको अपने क्या बोल देंगे, नेटवर्क बोल देंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि 2 या 2 से ज़्यादा सर्किट मिला के जो चीज़ बनाते हैं उस चीज़ को ही अपने क्या बोल देते हैं, नेटवर्क। हालांकि होता सर्किट ही है ये, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है सर्किट ये वाला, ठीक है। हार्ड कह सकते हो आप, ठीक है, देखने में अजीब सा लगने वाला होता है, उसको अपने क्या बोल देते हैं, नेटवर्क बोल देते हैं। अब नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो है ब्रांच। तो ब्रांच क्या होती है कि द पार्ट ऑफ ए नेटवर्क इन विच ए कांस्टेंट करंट फ्लोज इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ दैट नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द फिगर बी सी सी डी एंड ए बी आर द ब्रांचेज ऑफ नेटवर्क। यानी कि ब्रांच की जो डेफिनेशंस हैं और डेफिनेशन है वो क्या है कि ब्रांच वो चीज़ होती है जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं ऊपर सर्किट की बात करूं तो देखो, डेफिनेशन से उतनी चीज़ नहीं समझ आती जितना अपने को सर्किट देख के पता लग जाता है। तो सर्किट को ये दिमाग में रखोगे फिर ही आपके क्या है, डेफिनेशन याद हो जाएगी। तो अब ऐसे इसमें देखो क्या है कि ये वाली छोटी छोटी पार्ट, अगर मान लो मैं यहाँ से बैटरी से कुछ करंट चलाऊं, आई करंट इसमें से चल रहा है, तो अब मुझे ये बताओ कि इस ए से लेके और बी पॉइंट तक, ए से लेके बी पॉइंट तक करंट की वैल्यू चेंज होगी? आप कहोगे कि सर नहीं होगी, क्योंकि एक ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा और उसमें से आई करंट ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे जाके मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे 4 एम्पियर करंट जा रहा था, अब यहाँ पे जाके करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। मान लो 2 एम्पियर इधर चला गया और 2 एम्पियर ही इधर चला गया। तो अब देखो, या आप क्या करो, अलग अलग मानो इसको करंट को। जैसे मान लो 1 एम्पियर इधर चला गया और 3 एम्पियर इधर आ गया, तो अब इस ब्रांच में तो कांस्टेंट ही है करंट, 3 एम्पियर से चेंज तो नहीं हो रहा। और इस ब्रांच में भी क्या है, यानी कांस्टेंट ही है, 1 एम्पियर ही जाएगा। तो ये सी डी होगी, बी ई होगी, ए बी होगी, ये सारी इसकी ब्रांचेज हैं। मतलब जिससे मिलके सर्किट अपना या नेटवर्क बनता है उसको अपने क्या बोल देते हैं बच्चों, ब्रांच बोल देते हैं। समझ आई। फिर तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है नोड या जंक्शन। तो नोड या जंक्शन क्या होता है कि जंक्शन इज ए पॉइंट वेयर 3 और मोर देन 3 ब्रांचेज ऑफ ए सर्किट मीट अकॉर्डिंग टू द फिगर बी एंड ई आर जंक्शन पॉइंट्स। यानी कि आपको डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है कि जंक्शन या नोड
इसको नोड भी बोल देते हैं और जंक्शन भी बोल देते हैं। मेन जो वर्ड यूज होता है वो इसका जंक्शन ही होता है, ठीक है। लेकिन कहीं नोड भी लिखा आ जाए तो वो जंक्शन ही है। क्या होता है कि जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेज आके मिलती हैं उन पॉइंट को अपने क्या बोल देते हैं, जंक्शन पॉइंट बोल देते हैं। अब आप देखो यहाँ पे कि 3 ब्रांचेज आके या 3 वायर्स आके कहाँ पे मिल रही हैं। ये वाली क्या है, ये वाला पॉइंट बी, एक बी पॉइंट ये वाला और एक ई। ये देखो यहाँ पे एक वायर ये आ रही है, एक वायर ये आ रही है, एक वायर ये आ रही है। यहाँ पे भी एक वायर ये, एक ये और एक ये वाली, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर 3 या उससे ज़्यादा ब्रांचेस मिलती हैं उस पॉइंट को अपने क्या बोल देते हैं, जंक्शन पॉइंट बोल देते हैं। समझ आई बात? तो जंक्शन पता लग गया। आप ये कह सकते हो कि देखो सर्किट को, सॉरी नेटवर्क को आप एक ट्री मान सकते हो, पेड़ मान सकते हो। अब पेड़ की ब्रांचें होती हैं, उससे मिलकर ही बनता है वो। तो ब्रांचेस जो यहाँ पे लगी हैं उसकी आप पेड़ की ब्रांचों से कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। और जो नोड है, नोड कौन सा है, जहाँ से ब्रांच निकलती है वो नोड पॉइंट मान सकते हो आप, जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचें निकले। अब फोर्थ पॉइंट आता है इसमें। फोर्थ पॉइंट में आपको क्या दिया है, लूप। लूप क्या होता है, तो लूप इसके नाम से पता लग रहा है अपने को कि एक क्लोज्ड सर्किट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लूप की डेफिनेशन में, कि सर्किट आपका क्लोज होना चाहिए। कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस मेड अप विद इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स इज कॉल्ड लूप और मैश। इसको मैश भी बोल देते हैं और लूप भी बोल देते हैं। तो अब देखो ये लूप क्या होता है कि एक क्लोज सर्किट होता है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, ये अलग अलग ब्रांचों से मिलकर बना होता है। और मेड अप विद इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स, और वो ब्रांचें किसी इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स मतलब रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, इनसे मिलकर बनी हुई होती हैं। समझ आई बात? तो उसको अपने क्या बोल देंगे, लूप बोल देंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर मैं लूप की बात करूँ, क्योंकि लूप आपका सबसे इंपॉर्टेंट है जो आगे काम आएगा, तो इसमें देखो 3 लूप हैं इस सर्किट में। कितने? 3 लूप हैं। अब आप कहोगे कि सर हमें तो यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं भी, एक तो ये रहा, ठीक है, और ये फर्स्ट लूप हो गया और इधर सेकंड लूप हो गया। ये लूप तो क्या होता है, एक बंद रास्ता कह सकते हो आप। तो एक ये हो गया। अब आप कहोगे कि सर थर्ड कौन सा है, तो थर्ड में अपने देखो क्या करेंगे, 1 और 2 तो आपको पता लग ही गए भी, 2 अलग अलग, यानी जितने डब्बे बने, सीधी सी बात है आपको देसी लैंग्वेज में अगर अपने कहें, सीधे जितने डब्बे बनते हैं, तो अब एक डब्बा ये वाला बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला बन रहा है। इस पूरे को लूप मानेंगे। अब इसमें क्या है, इस बी ई जो साइड है इसको इग्नोर कर देंगे। इसको इग्नोर करना पड़ेगा आपको आगे जब अपने लॉ लगाएंगे किरचॉफ वाले। तो ये क्या है, थर्ड लूप है, ठीक है। 3 लूप है इसमें। तो अब आपको पता लग गया अभी लूप कैसे मानने हैं। समझ आई बात? अब नेक्स्ट जो आता है अपना टॉपिक, ये तो यहाँ पे पूरा हो गया। आपको बस याद रखना है, एक तो नोड या जंक्शन 2 नाम है इसके, और लूप या मैश ये भी इसके 2 नेम है, ठीक है। कई बार मैश दे देता है और अपने को समझ नहीं आता कि उसने कौन सा टॉपिक पूछ लिया है। अब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ, या इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोल देते हैं। फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ और वोल्टेज लॉ एक ही बात है। समझ आई? अब ये लॉ है क्या, पहले वो पढ़ो कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आपको देखो 2 लॉ करवाऊंगा मैं, किरचॉफ के 2 ही लॉ गिवन हैं, और दोनों ही लॉ हैं जो किरचॉफ के, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा फिजिक्स में आगे जाना चाहता है उसके लिए तो मैं कहता हूँ ये आप इसके बिना इलेक्ट्रिसिटी वाला ये चैप्टर है या इलेक्ट्रिसिटी वाली ब्रांच है, इसको पढ़ ही नहीं सकते किरचॉफ के लॉज के बिना। समझ आई बात? और दूसरी चीज़ ये कि ये किरचॉफ के लॉ काम किस आते हैं, पहले वो समझ लो। किरचॉफ क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, 1872 में इन्होंने 2 लॉ दिए, और वो लॉ किसके लिए दिए थे, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स या जिसको आप नेटवर्क बोल देते हो, नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। भी क्या होता है जब सर्किट अपना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बड़ा हो जाता है सर्किट, उसका अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह दें, या आपसे पूछ लें कि उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, या आपसे पूछ लें कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो आप इन सब चीज़ों की वैल्यू इन किरचॉफ लॉ लगा के फाइंड कर सकते हो फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। जो सिंपल सर्किट है उनको तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हो, उनकी तो आपको दिक्कत ही नहीं आती, ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उनको क्या है, सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो उनको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे, और दोनों ही लॉ आपको समझने हैं। पहला, सॉरी ये वाला मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे वोल्टेज नहीं, यहाँ पे आना था करंट लॉ, ठीक है ना। ये मैं नोट्स में सही कर दूंगा, आप इसको, मेरे अभी ये गलती पकड़ में आई है जब मैं आपको अभी बता रहा था, करंट लॉ,
किरचॉफ्स करंट लॉ, मैं इसको सही करके जब पीडीएफ डालूंगा ना, इसको सही करके डाल दूंगा, आप सही कर लेना इसको जरूर, करंट लॉ बोल देंगे इसे। तो अब ये लॉ है क्या, ये देखो कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट्स, यानी कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होंगे, ठीक है, एंटरिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स लीविंग द जंक्शन। भाई अगर आपके पास कोई जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट क्या था कि जिस पर तीन या तीन से ज़्यादा क्या आती हैं, वायर्स आती हैं या कंपोनेंट लगे होते हैं, वो वाला पॉइंट। तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पे मानता हूँ ये वाला जो ओ है, ठीक है, ये वाला जो ओ है ये यहाँ पे क्या है, जंक्शन पॉइंट है, ठीक है, बीच वाला पॉइंट। तो अब देखो यहाँ पे क्या आके मिलता है आपको, आपके पास देखो क्या आके यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट्स हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आके मिलते हैं। देखो एक करंट इस वायर के थ्रू आ रहा है, ये रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ करंट I1 है, R2 लगा हुआ करंट I2 है, R3 लगा हुआ करंट इधर I3 इसके नीचे छिप गया, ये देख लो, और R4 I4। लेकिन देखो करंट की डायरेक्शन चेंज है, एक करंट अंदर जा रहा है, कोई बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है करंट इनसाइड, और ये इनसाइड आ रहा है, फिर ये आउटसाइड जा रहा है। समझ आई बात। तो अब अपने क्या करेंगे यहाँ पे, किरचॉफ ने बताया कि जो ये करंट आते हैं, कुछ करंट एंटर हो रहे हैं और कुछ उसको लीव कर रहे हैं। जैसे ये वाले दोनों करंट क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं इसको, यानी इस पॉइंट को छोड़ के दूर जा रहे हैं इससे, और ये वाले करंट क्या हैं, इसके पास आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, तीनों करंट क्या है, इस पॉइंट के पास आ रही हैं। तो अब किरचॉफ कहता कि जो क्या है कि जो दूर जाने वाले करंट्स हैं, जो दूर जाने वाले, यानी ये वाला करंट और ये वाला करंट, ठीक है, सॉरी ये वाला करंट, ये दूर जाने वाले करंट्स का जो सम है वो इन पास आने वाले करंट्स के सम के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। मतलब कि जितना करंट इसमें एंटर हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, आउटसाइड बाहर जा रहा है। समझ आई बात। तो यही कह रहा है कि सिग्मा आई एंटरिंग, मतलब जितना करंट एंटर हो रहा है उन सब का सम इज इक्वल टू सिग्मा आई लीविंग, मतलब जो करंट इसको छोड़ के जा रहा है वो। तो अगर मैं फ्रॉम फिगर लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, तो इससे लिखूं तो I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5 के इक्वल आ जाएगा। समझ आई बात आपके। तो अब इसका देखो सेकंड फॉर्म है एक, जो आपके दोनों लॉ हैं उनकी क्या है, दो दो यानी कि स्टेटमेंट्स, आप ये कह सकते हो दो स्टेटमेंट्स हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी, मैंने लिखी हुई है स्टेटमेंट, अब ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब किरचॉफ कहता है कि या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, देखो दोनों स्टेटमेंट में फर्क कोई नहीं है, दोनों के अर्थ में कोई फर्क नहीं है, द बेस्ट वर्ड्स डिफरेंट है, अर्थ वही है, वर्ड्स डिफरेंट है। तो देखो क्या है दूसरी स्टेटमेंट की, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो, यानी किसी भी जंक्शन पर जितने भी इलेक्ट्रिक करंट मिलते हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। लेकिन इस जीरो होने के लिए एक कंडीशन है, क्या कंडीशन, कि जो इलेक्ट्रिक करंट्स एंटरिंग द जंक्शन है, जो भी यानी कि जंक्शन में एंटर हो रहे हैं या आप कह सकते हो जंक्शन के पास आ रहे हैं, पॉइंट के पास आ रहे हैं, उन सब करंट को तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक करंट्स लीविंग द जंक्शन है उनको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। फिर ये क्या है जो स्टेटमेंट है वो अप्लाई कर सकते हो आप। तो अब देखो किरचॉफ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो जितने करंट है उन सब का सम जीरो है, वैसा आपको क्या करना है, जो पास आ रहे हैं जंक्शन के उनको पॉजिटिव लेना है, जो दूर जा रहे हैं उनको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। समझ आई बात। तो अब अगर मैं इसी डायग्राम की बात करूं तो देखो दूर तो I2 और I5 जा रहे हैं, बाकी I1 I3 और I4 पास आ रहे हैं। तो इन सब का जब मैं सम करता हूं तो वो सम किसके इक्वल आएगा, किरचॉफ कहता है जीरो के इक्वल आएगा। अब आप कहोगे कि सर ये इक्वेशन तो डिफरेंट आ गई, लेकिन अगर आप गौर करो बच्चों तो दोनों इक्वेशन सेम ही है, क्योंकि अगर इस I2 प्लस I5 को मैं इस साइड लेके आऊँ तो ये माइनस का I2 माइनस I5 हो जाएगा, तो वही चीज़ तो बन रही है, इक्वल में जीरो बचेगा। बस क्या है, किरचॉफ ने वर्ड को घुमा दिया, शब्दों को घुमा दिया उसने, बाकी डेफिनेशन का अर्थ वही है, मीनिंग उसका चेंज नहीं हो रहा है। समझ आई बात, ठीक है। तो ये अपने पास किरचॉफ का लॉ आ गया, बस यही लॉ है। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है, किसी जंक्शन पर करंट आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, एक करंट उसमें से मिसिंग दे देगा, बाकी की वैल्यू दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि इसमें करंट कितना आ रहा है, इस करंट की वैल्यू फाइंड करो। तो वो अपने एग्जाम्पल करेंगे तब आपको और समझ आ जाएगा। बस मेन चीज़ इसमें यही है कि जब इस लॉ को अप्लाई करना है, इक्वल टू जीरो वाला आप ये वाली इक्वेशन ज़्यादा यूज करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि अपने को सारी वैल्यूज़ एक साइड ही मिल जाती हैं। आपको क्या करना है, जो पास आ रहे हैं करंट उनको पॉजिटिव और दूर जा रहे हैं उनको नेगेटिव। अब कई बच्चे इसे यहाँ पे ये पूछते हैं कि सर आप ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों लेते हैं, कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा। तो बच्चों ये क्या है, ये एक आप कह सकते हो
साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि कुछ साइंस दे देते हैं साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, वो साइंस अपने को वैसे ही लेके चलने पड़ते हैं। जैसे आप 11th चैप्टर अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो या आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी साइन कन्वेंशन आएगा। वहाँ पे क्या करेंगे, अपने इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा तो उसमें आप देखना ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको पॉजिटिव लेंगे, इमेज की हाइट को नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो नीचे बनती है लेंस के लिए। तो बिल्कुल इसी प्रकार से वहाँ पे क्या है, सिंबल्स यूज करते हैं अपने पॉजिटिव नेगेटिव। तो वो क्या है, साइन कन्वेंशन है, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही उस पर किंतु परंतु कर सकते हो, क्योंकि उसको साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर दिया होता है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन आगे वाले लॉ में भी आएगा और इसमें भी है। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर ये क्यों आया, कैसे आया, क्यों कैसे का यहाँ पे कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, चाहे कोई भी बुक देख लेना आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो लॉ है वो है किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप लॉ, और इसको करंट लॉ मैंने उल्टा लिख दिया, ऊपर वाले को वोल्टेज इसको करंट, और ये आना था वोल्टेज लॉ। ठीक है ना, वोल्टेज लॉ आप इसको सही कर लेना बच्चों, जरूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे से गलती होगी ये वाली, यहाँ करंट काट के आपको क्या करना है, वोल्टेज करना है, वोल्टेज। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली क्लोज्ड सर्किट्स, यानी ये वाला जो लॉ है क्लोज सर्किट के लिए अप्लाई होता है, पहला जो रूल है इसका। ठीक है, जैसे ऊपर वाले में तो आपने सर्किट बिल्कुल ओपन सा ही कर रखा है, यहाँ कोई बैटरी लगा रखी है क्या, कहाँ से करंट आ रहा है या हो रहा है, हाँ हो सकता है इसमें लगी है बैटरी तभी तो करंट आ रहा है, लेकिन शो तो नहीं की ना। लेकिन दूसरा अगर लॉ अगर आपको लगाना है तो उसमें आपको क्लोज्ड सर्किट शो करना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट पढ़ो इसकी, दो स्टेटमेंट ही इसकी हैं। ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल फॉर ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंसेज एंड सेल्स द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन ए सर्किट इज जीरो। अब एक चीज़ आप ये समझ लो कि ये वाला लॉ आपको आज 50% ही समझ आएगा, हो सकता है जिस बच्चे ने पढ़ रखा हो उसको पूरा समझ आ जाए, लेकिन मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि ये वाला लॉ 50, कईयों के 20 भी आ सकता है, 10% ही आ सकता है। तो आपको घबराना नहीं है इस लॉ से, क्योंकि ये लो जब अपने न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, इससे जो नेक्स्ट वीडियो है ना उसमें मैं आपको 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा और इसी लॉ पर बेस्ड कराऊंगा, वैसे और कुछ नहीं, टॉपिक नहीं करेंगे, 2 ही न्यूमेरिकल करेंगे, जो आपकी बुक में 2 ही न्यूमेरिकल दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, तो वो दोनों करेंगे, तो तब आपको समझना है इनको बिल्कुल आराम से। तो आपको बिल्कुल हाइपर नहीं होना कि हमें समझ नहीं आया या और कुछ, जितना समझ आता उतना समझ लो आज, बाकी अपने एग्जाम्पल में इसको क्लियर कर लेंगे। और समझ आई बात। अब ये लॉ क्या कहता क्या है कि अगर अपने पास एक ऐसा सर्किट हो जिसमें रेजिस्टेंस भी कई हो और सेल यानी बैटरी भी कई हो, भाई जैसे तो आपने इससे पहले वाले जितने सर्किट पढ़े हैं सभी में एक बैटरी लगी होती है। अब अगर आपको किसी सर्किट में 2 या 3 बैटरी लगा दें, 3-4 रेजिस्टेंस लगा दें, तो वो एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट बन जाएगा। उसको अगर सॉल्व करना है, अगर उस सर्किट में पूछूं कि इस यानी कि मान लो कोई भी उसकी ब्रांच है, उसमें करंट बताओ मेरे को कितना जा रहा है, तो आपको कैसे पता लगाओगे कौन सी बैटरी से करंट आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, वो सब की जानकारी अपने को ये वाला लॉ देता है। इस लॉ से आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। समझ आई बात। तो अब देखो क्या है कि ये कहता है कि कोई भी अगर आपके पास रेजिस्टेंस और सेल 2 चीज़ें लगी होनी चाहिए, दोनों वाला अगर कोई क्या है सर्किट है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन ए सर्किट इज जीरो, यानी कि उस सर्किट में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम जीरो होगा। अब वोल्टेज मतलब उसमें सेल की वोल्टेज भी आ जाएगी और जो आपके रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी आ जाएगी। अब सेल की वोल्टेज तो आपको पता है, सेल का ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज आपने निकाल रखी है, या आपको दे ही देते हैं अभी 10 वोल्ट का सेल है आपका या 10 वोल्ट की बैटरी है, तो आपको वोल्टेज वो तो पता होती है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, वोल्टेज निकालने के लिए V इज इक्वल टू आई आर। तो अब आपको ऐसे कह दें कि मान लो जो आपके पास क्या है एक सर्किट है, यहाँ पे आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ कि मान लो ऐसे कोई सर्किट है, जैसे ये बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस आ गया, फिर यहाँ पे मान लो बैटरी आ गई, एक रेजिस्टेंस आ गया ऐसे करके, ठीक है, फिर यहाँ पे एक बैटरी आ गई, ऐसे करके कोई सर्किट दिया हुआ आपको। ठीक है, तो अब आपको ये कहता है कि मान लो इसकी वोल्टेज V1 है, इसकी वोल्टेज V2 है, इसकी वोल्टेज V3 है। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है, और आपको देगा यहाँ पे कि इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है इधर। ठीक है, इधर I2 करंट आ रहा है कोई। तो अब आपको जो किरचॉफ का लॉ है वो ये कहता है कि अगर ऐसा कोई सर्किट हो तो उसमें ये कहता कि जो V1 है और प्लस में I1 R1 है,
और प्लस में क्या है V2 है, और प्लस में I2R2 है, और प्लस में क्या है V3 है, इज इक्वल टू, ये कहता है ज़ीरो होगा। सभी की वोल्टेज निकाल लो और सबका सम कर दो, वो ज़ीरो होगा। लेकिन फिर भी इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, वो है साइन कन्वेंशन, वो आगे आएगा अभी। या इसकी दूसरी फॉर्म देख लो, ये क्या कहता है कि इन ए क्लोज सर्किट एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर्स विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स ऑफ सेल यूज्ड। ठीक है, यानी कि आपको क्या कह रहा है कि जो आपका सर्किट है जिसमें कई रेजिस्टेंस है, कई बैटरी है, उसकी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो आप एक साइड लिखो, जैसे मान लो V1 सॉरी उनका ईएमएफ लिखना आपको। अब अगर ईएमएफ आपको दिया है, अब आप में से कई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर टर्मिनल वोल्टेज ही वोल्टेज होती है, ईएमएफ तो उसका ज़्यादा होता है, तो आपको बैटरी का ईएमएफ ही दिया होगा, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपने क्या करते हैं नेग्लिजिबल मानते हैं। तो जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू सॉरी ये वाला V प्लस IR वाला। तो अगर R जीरो है तो आपका E इज इक्वल टू V, यानी EMF है वो वोल्टेज के इक्वल ही आता है। तो ये कहता है कि जो बैटरीज का EMF है, जैसे अपने अभी सर्किट बनाया था उसमें EMF मान लो आप E1 प्लस E2 प्लस E3 या V1 प्लस V2 प्लस V3 था, वो ये कहता है कि आपका I1 R1 और प्लस में I2 R2 इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो बात वही है, इनको इस साइड ले आओ, इज इक्वल टू में जीरो आ जाएगा, जो ऊपर वाली चीज़ हो रही थी। तो ये बात वही है, लेकिन यहाँ पे अपने को साइंस ध्यान रखने पड़ेंगे, सिंबल्स ध्यान रखने पड़ेंगे, प्लस और माइनस वाले। तो दोनों आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि अगर किसी सर्किट में, दोबारा सुन लो अब ठंडे दिमाग से, कि अगर किसी सर्किट में सेल भी लगे हों, रेजिस्टेंस भी लगे हों, तो उस सर्किट की सेल की जो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज है, उन सब वोल्टेज का सम क्या आएगा, जीरो आएगा। एक स्टेटमेंट तो ये कह रही है। दूसरी कह रही है कि जो सेल का ईएमएफ है वो वोल्टेज के इक्वल होगा, कौन सी वोल्टेज, जो रेजिस्टेंस पर आ रही है। मतलब IR वाले एक साइड रखने हैं, वोल्टेज आपको एक साइड रखनी है सेल की, दोनों को इक्वल रख देना है। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन क्या है, तो साइन कन्वेंशन देखो कि अगर आप क्या कर रहे हो, बाय मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज टेकन पॉजिटिव। भाई अब ये मूविंग वर्ड क्या है, भी चलना, भी अपने सर्किट में चलेंगे कैसे, तो सर्किट में कोई भी अगर आपके पास क्लोज्ड सर्किट है, जैसे मान लो क्लोज्ड सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस भी है, बैटरी भी लगी हुई है, तो इसमें दो तरीके से चला जा सकता है। या तो आप ऐसे चलो, ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और या आप इस डायरेक्शन में चलो, भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाओ चलना, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज है। और अगर आप उल्टा चलते हो ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको चलना पड़ेगा सर्किट में किसी ना किसी तरीके से। अब चलेंगे कैसे, ये एग्जाम्पल में पता लगेगा, ये आपको मैं सीधा अभी नहीं बता सकता। तो जब अपने सर्किट में मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज टेकन पॉजिटिव। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपके पास ये वाला, इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है और आप चल भी इसी डायरेक्शन में रहे हो, तो जो V की वैल्यू है वो IR की इक्वल होगी। और दूसरा जो लॉ है अपने को ये कहता है कि अगर करंट तो ऐसे जा रहा है लेकिन आप ऐसे मूव हो रही हो उस डायरेक्शन में, तो V की वैल्यू माइनस IR की इक्वल आ जाएगी। मतलब करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर V की वैल्यू नेगेटिव होगी, और करंट की डायरेक्शन में चलने पर V की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये दो जो फर्स्ट रूल है यहाँ पे, ये दोनों ही किसके लिए हैं, रेजिस्टेंस के लिए हैं। क्योंकि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, उसमें दो ही चीज़ें होती है, रेजिस्टेंस और बैटरी। अब नेक्स्ट जो तीसरा चौथा पॉइंट है इसका, तीसरा चौथा रूल है, वो अपना क्या है, किसके लिए है, बैटरी के लिए। समझ आई बात। तीसरा और चौथा जो रूल है वो बैटरी के लिए है। क्या है कि बाय मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, यानी बैटरी है या सेल है, जो अगर आप उसकी क्या करते हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलते हो, ऐसे चले आप किसी सर्किट में, ठीक है, तो तब तो आपको इसका ईएमएफ लेना है पॉजिटिव। और अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल या इलेक्ट्रोड की तरफ चलते हो, तो ईएमएफ इज कंसीडर्ड इज नेगेटिव, यानी इस साइड नेगेटिव। ये चारों आपको रट्टा मारना पड़ेगा ही पड़ेगा इसका। अगर नहीं याद होते, नहीं समझ आते, तो रट्टा मारना पड़ेगा। मैं आपको कहता हूं, इसके बिना किरचॉफ लॉ आप नहीं लगा सकते।
ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव किस हिसाब से लेने हैं, बाकी आपको क्या है ये जो मैं एग्जांपल कराऊंगा ना नेक्स्ट वीडियो में उसमें ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करा भी देता हूँ इसको सर्किट में कैसे लगाते हैं। कि मान लो ये आपको सर्किट गिवन है एक, ठीक है, ये एक सर्किट यहाँ पे गिवन है आपको, और इस सर्किट में क्या है, एक बैटरी ये लगी हुई है E1, एक E2 बैटरी लगी हुई है, तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 लगा है, R2 लगा है, R3 यहाँ पे लगा हुआ है। समझ आई बात। इसमें से क्या है, I1 करंट आ रहा है, इसमें से क्या है I2 करंट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे I3 करंट जा रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन आपको दे रखी है। इधर फिर से क्या आ रहा है, ये वाला, इसमें से I2 निकल रहा है तो I2 ही इसमें एंटर करेगा, I2 करंट है। इधर वाला कौन सा होगा, I1 करंट होगा। तो ये सारे आपको करंट वगैरह सब कुछ दे रखा है। अब आपको कह दें भी इसमें किरचॉफ लॉ लगाओ, वोल्टेज लॉ लगाओ, ठीक है। तो वोल्टेज लॉ को लगाना कैसे है, सबसे पहले आपको एक लूप चूज करना है। इसमें लूप को चूज करना है, कोई भी लूप आप ले सकते हो। देखो इसमें तीन लूप बन रहे हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, और एक ये कंप्लीट लूप, ठीक है। इस कंप्लीट को जब आप लोगे तो इसको आप छोड़ दोगे बीच में, बीच वाले को नहीं लेना, ओनली बाहर इसकी बाउंड्री ही लेनी है। तीन लूप बन रहे हैं तो तीन लूप से अपने पास तीन इक्वेशन आ जाएंगी, और करंट की वैल्यूज भी तीन ही हैं इसमें, I1 I2 I3, और I1 I2 I3 की अपनी वैल्यू निकाल लेंगे तब, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको मान लो x और y दो वेरिएबल हैं, तो इसमें अगर आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं तो आप उन दोनों से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको दे दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरी दे दी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकालो, तो आप x और y की वैल्यू निकालते थे ना, बिल्कुल वही तरीका यहाँ पे यूज़ करना है। I1 I2 I3 में इक्वेशन बनानी है तीन, और वो तीन इक्वेशन बनते ही आपका क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ आई। तो अब देखो किरचॉफ लॉ लगाना कैसे है, सबसे पहले आपको लूप चूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लूप AFCB ले रखा है, AFC और B, ये लूप ले रखा है, ठीक है। अब इसमें से आप चलना स्टार्ट करो बाय किरचॉफ्स लूप लो। तो अब आपको देखो, अब आपको ही डिसाइड करना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। अब आप कहोगे कि सर हम कैसे डिसाइड करें, तो आप चाहे जो मर्जी डायरेक्शन में चल लो, आंसर सेम ही आएगा। चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, आंसर आपका सेम आएगा बच्चों। समझ आई बात। तो अपने क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रखी है, तो यानी कि इस डायरेक्शन में अपने मूव करते हैं ऐसे। आप किसी भी पॉइंट से चल सकते हो, ए से चलो, बी से चलो, एफ से चलो, सी से चलो, बस आपको क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है बस। समझ आई बात। अगर आप एफ से चलना स्टार्ट करते तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ना, ठीक है, जैसे घड़ी घूमती है उसकी उल्टी डायरेक्शन है ये, और दूसरी क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ बी बिंदु से स्टार्ट करता हूँ चलना, इस बी बिंदु से, ठीक है, बी बिंदु से चलता हूँ ऐसे, तो अब मुझे रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे अपने, तो आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखनी है। इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 हो रहा है, तो अब I1 R1 ये वोल्टेज आ जाएगी। तो इस I1 R1 को आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, हमेशा ही क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। फिर उससे आगे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, तो अब अपने बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, और बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब E1 की जो वैल्यू आपको पॉजिटिव लिखनी है, और ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में लिखनी है। यानी बैटरी वाला एक साइड लिखते चलो और रेजिस्टेंस वाला एक साइड लिखते चलो, नेगेटिव पॉजिटिव साइन जो आपको ऊपर 4 पॉइंट बताए हैं उसके अकॉर्डिंग लगाते चलो। अब चल पड़े, यहाँ आए, यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ फिर से बैटरी आ गई, तो अब इस बैटरी को क्रॉस करेंगे अपने। तो बैटरी को क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हो, और E2 इसका EMF है, तो इधर -E2 लिख दोगे आप। बैटरी वाला राइट हैंड साइड, पोटेंशियल डिफरेंस वाला या रेजिस्टेंस वाला लेफ्ट हैंड साइड। अब फिर से आपको क्या है, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है आपका, ये रेजिस्टेंस आ गया, बैटरी क्रॉस कर दिया आपने यहाँ पे, फिर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन इधर है, लेकिन अपने चल इधर रहे हैं, मतलब करंट के अपोजिट चल रहे हैं, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 हो रहा है यहाँ पे, तो I2 R2 माइनस का आ जाएगा। तो अपने क्या है, दोबारा से यहाँ B पॉइंट पर पहुँच गए हैं। बस जितना कुछ आया, बैटरी वालों को एक साइड, रेजिस्टेंस वालों को एक साइड लिखते चले, तो ऐसे हो गया। अब नीचे लूप FEDC में आप खुद लगा के देखना इक्वेशन, और लास्ट वाली इक्वेशन में आपको बता देता हूं, यहां एक जंक्शन पॉइंट आ रहा है, ये वाला F,
जहाँ पे 3 करंट अपने को मिल रहे हैं। अब 2 करंट तो क्या है इसके पास आ रहे हैं पॉइंट के, और एक करंट जो है आपका इससे क्या है दूर जा रहा है। तो अपने I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 लिख देंगे, क्योंकि जो पास आ रहे हैं उनको एक साइड लिखते हैं, एंटरिंग और लीविंग वालों को एक साइड लिखते हैं। ये इक्वेशन बन जाएगी। और FEDC में आप खुद लगा के देखना इक्वेशन, ठीक है। और अगर किसी बच्चे के नहीं समझ आती ये इक्वेशन, तो बच्चों कल जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें आपको सारा क्लियर कर दूंगा ये वाला। समझ आई बात? तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कैसी एक्सप्लेनेशन लगी, कितना समझ आया, मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।